हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। और आज के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री कि वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो कितनी बड़ी है, ना कि सिर्फ बाहर से बट अंदर से भी। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अंदर एज अ वेडिंग प्लानर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मिलते हैं और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी स्किल्स लगती है। तो हर किसी के अंदर जरूरी नहीं सारी स्किल्स हो, और हर किसी के अंदर कुछ स्किल्स तो डेफिनेटली होती है। सो ये वीडियो जो है ना एक डायरेक्शन वीडियो है, ताकि आपको पूरे कोर्स में ये समझ में आए कि आपकी कौन सी स्किल्स है, आपका इंटरेस्ट वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, ताकि आप जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट करें आपको एक चीज क्लियर हो माइंड में, कहां पे मुझे फोकस करना है, कौन से मेरे ऑलरेडी स्किल्स है जिसको इंप्रूव करना है, और कौन सी चीजें जो है मुझे पसंद या नहीं पसंद है। राइट। सो ये वीडियो को हम इसी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक डिपार्टमेंट्स, बेसिक वर्क कल्चर समझेंगे ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री। सेकंड, हम एक क्लाइंट के तरह से देखेंगे कि वेडिंग्स जो है उनके तरफ से कैसी लगती है और एज अ वेडिंग प्लानर हमारे तरफ से कैसी लगती है। और उसके बाद में हम अपने सारे रोल समझेंगे कि एज अ वेडिंग प्लानर हम क्या क्या इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, सो वेडिंग प्लानर होने के बाद आप मेजरली 3 तरह से काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला तरीका है एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग योरसेल्फ। अब ये जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है ऑफ कोर्स, बिकॉज आप सारा का सारा काम खुद कर रहे हो, बट इसके अंदर आपको काफी सारा एक्सपीरियंस लगता है, आपको स्ट्रॉन्ग बैकअप लगता है, एक स्ट्रॉन्ग टीम लगती है, आपको एक्सपीरियंस लगता है, और प्लस आपके पास बहुत सारा मटीरियल, बहुत सारे इन हाउस चीजें आपको लगती है। तब जाके आप सारा का सारा चीज खुद से प्लान कर सकते हो। और इसको हम डिटेल में जब आगे आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज खुद से करनी है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा और धीरे धीरे हम देखते भी चलेंगे। राइट। इसके बाद जो सेकंड तरीका और जो मोस्ट कॉमन तरीका है, एग्जीक्यूशन योरसेल्फ प्लस आउटसोर्सिंग थोड़ा थोड़ा पार्ट। राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, कुछ चीजों तो आप खुद से कर रहे हो। ये जो टाइप की कंपनी होती है वो मीडियम स्केल से लेके स्मॉल स्केल, अगर आप एक फ्रेशर भी हो तो भी आप बहुत सारी चीजें खुद से एग्जीक्यूट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर सकते हो। आउटसोर्स हम वो चीज करते हैं जिसके लिए शायद हमारे पास टीम नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, या जिसके लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए जो हमें बाहर से बोरो करनी पड़ेगी। तो ये जो है मेजरली बहुत सारे लोग इसी तरह से काम करते हैं मार्केट में, जब तक उनके पास सब कुछ इन हाउस नहीं हो जाता। थर्ड टाइप का जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट वो भी एक अच्छा तरीका है इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेने का, बिकॉज नहीं एंट्री लेने से बेटर है कुछ तो करें। राइट। सो इसका तरीका ये है कि सारा का सारा हम आउटसोर्स करते हैं। हम हो सकता है कि आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एक ऐसी जगह पे काम करते हो जहां पे आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और आपको क्लाइंट्स आते हैं, आपको क्लाइंट क्लोज करना आता है, बट एग्जीक्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो वाला जो पार्ट है आप पूरा का पूरा आउटसोर्स कर देते हो, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेते हो और आप पूरा का पूरा वेडिंग किसी और को देते हो, और वो जो वेडिंग एग्जीक्यूट कर रहा है वो आपके नाम पे आपको एग्जीक्यूट करके देता है। तो मेजरली इन 3 तरीकों से वेडिंग कंपनी चलती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं वेडिंग इंडस्ट्री में जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है, अगर आपने सपोज खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, या आप कॉलेज स्टूडेंट है, या आप कुछ ऑलरेडी कर रहे हो और आपको कुछ कुछ दिन हफ्तों में छुट्टी मिलती है, 1 या 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर के जैसा काम कर सकते हैं। अब फ्रीलांसर यूजुअली वो इंसान होता है जो कोई कंपनी से बाउंड नहीं होता है, वो हर दिन पे अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स ले सकता है, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, एक्सपीरियंस ले सकता है। तो फ्रीलांसिंग जो है फर्स्ट स्टेप होता है इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने का, और ये यूजुअली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी होता है, बिकॉज यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अनलाइक आप बहुत सारे इंडस्ट्री में जब कोर्स करते हो तो आपको बहुत सारा वेराइटी देखने नहीं मिलता है, बिकॉज उसमें आप एज अ फ्रीलांसर काम नहीं कर सकते। बट ये इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग बहुत ही एक मेजर पार्ट है, बिकॉज वेडिंग्स जो होती है यूजुअली वो बहुत बड़े बड़े अगर टीम नहीं भी रखती है तो फ्रीलांसर्स ऑन डे ऑफ इवेंट ज्यादा लगते हैं, तो आपको बहुत सारा एक्सप्लोर करने मिल जाता है एज अ फ्रीलांसर। नेक्स्ट जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब ये सीनियर फ्रीलांसर्स होते हैं, बट ये एम्प्लॉयज भी नहीं होते, तो ये जो होता है मिक्सचर ऑफ फ्रीलांसर्स और एम्प्लॉयज होते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या करते हैं कि आपने एज अ फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट किया, आपका काम कंपनी को बहुत अच्छा लगा, धीरे 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 करते 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 आप वहां पे टीम लीडर बन गए, वहां पे आप फ्रीलांसर्स का ग्रुप मैनेज करने लग गए।
अब कंपनी को लगता है कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है कंपनी का, बट इसको यार सैलरी तो नहीं दे सकते क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। बट इवेंट के पहले हम इसको 10-15 दिन हमारे साथ काम लगवा सकते हैं कि ये डेट से लेके ये डेट तक ये हमारे पास एज एन एम्प्लॉय काम करेगा, बैक एंड भी देखेगा और फ्रंट एंड भी देखेगा। सो दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके अलावा आप एज अ वेंडर काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं आपको इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो एज अ वेंडर आप कैसे काम कर सकते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें लगती है, राइट? कुछ टेक्निकल चीजें लगती है, कुछ फैब्रिकेशन से रिलेटेड लगती है, कुछ फ्लोरल से रिलेटेड लगती है, कुछ फैब्रिक से रिलेटेड लगती है, कुछ स्टेज मैनेजमेंट से, या कुछ सिक्योरिटी, लाइसेंसेस, परमिशंस। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया पसंद है, जैसे आपको सपोज साउंड बहुत पसंद है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हर कंपनी को साउंड के अंदर हेल्प कर सकते हो। दैट इज मोर ऑफ अ B2B काइंड ऑफ अ बिजनेस। और ये जो बिजनेस का तरीका है ना, बीइंग अ वेंडर टू अ कंपनी, ये भी बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज द मेजर पार्ट इन वेडिंग इंडस्ट्री इज आपको क्लाइंट क्लोज करना है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हट जाता है। यहाँ पे दूसरी कंपनीज आपके लिए प्रोजेक्ट क्लोज करती है, आपको एक सीधा कॉल करती है कि भैया मुझे ये वाली चीजें ये डेट पे चाहिए, एंड दैट्स इट, बिकॉज आपका कंपनी के साथ बॉन्डिंग ऑलरेडी अच्छा है। तो बीइंग अ वेंडर भी आप काफी कुछ काम कर सकते हो, और हम धीरे धीरे देखेंगे कौन से वेंडर्स होते हैं इस इवेंट इंडस्ट्री के अंदर। और यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस इंडस्ट्री की, वो इसे स्पेशल बनाती है, और ये इंडस्ट्री को इतना मजेदार बनाती है काम करने के लिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं काम करने के लिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और बिफोर अंडरस्टैंडिंग वेडिंग प्लानर का रोल क्या होता है, उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा क्लाइंट के दिमाग में क्या चलता है वेडिंग को लेके। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं, अगर एक वेडिंग हो, इमेजिन करिए आपके घर पे एक वेडिंग है, तो सबसे पहले आप कौन कौन सी चीजें करेंगे। और बहुत सारे लोगों के अगर घर में हुई होगी वेडिंग, तो आप लोगों को तो फिर पूरा आइडिया होगा कि कैसे वेडिंग की प्लानिंग चलती है, कितना कंफ्यूजन होता है घर पे, बैक एंड फोर्थ होता है, लड़ाइयाँ होती है, बहुत सब कुछ चीजें होती है, राइट? तो अगर एक बेसिक प्रोसेस हम देखें तो ये होता है, सबसे पहले दूल्हा दुल्हन मिलते हैं, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट? और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या आप हमें दूल्हा दुल्हन भी ढूंढ के दे सकते हो? हम बोलते हैं कि नहीं, हम उसके बाद से लेके आपको जो भी चीज चाहिए ना वो हम करके देते हैं, उसके पहले वाला पार्ट हम नहीं करते। तो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन मिलते हैं तो उनकी डेट सेट होती है, राइट? सो डेट सेटिंग के अंदर भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम पे कि डेट सेटिंग के टाइम पे भी हम लोगों को बहुत सारी वेदर देखना पड़ता है, हम लोगों को प्लेस देखनी पड़ती है, लोकेशन के अंदर क्या वो गेस्ट फिट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या कन्वीनियंट रहेगा हॉस्पिटैलिटी लॉजिस्टिक्स के लिए, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। उसके बाद में हम गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, तो गेस्ट लिस्ट बनाएंगे अपने क्लाइंट, उसके बाद में उनको वेन्यू ढूंढना स्टार्ट करेंगे वो गेस्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग कि क्या मेरे 200 लोग आ रहे हैं, 250 लोग आ रहे हैं, मुझे डेस्टिनेशन करना है, डोमेस्टिक करना है, इंटरनेशनल करना है, और बजट के अकॉर्डिंग वो अपनी गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद में उनको वेन्यू ढूंढना स्टार्ट करेंगे और वेन्यू फाइनलाइज करेंगे। वंस दे फाइनलाइज द वेन्यू, उसके बाद में वो बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती है कि वहां का खाना कैसा होगा, खाने में क्या मेन्यू रखेंगे, डेकोर कैसा होगा, डेकोर में कौन सी थीम रखेंगे, इवेंट्स कौन करेगा, कपल एंट्रीज कैसी होगी, तो सारा जो वेंडर बेस है, राइट? सो A to Z, सो अराउंड 20 से 25 टाइप के डिफरेंट वेंडर्स होते हैं जो ये छोटी छोटी चीजें करते हैं। सो वो सारे वेंडर्स, फोटो वीडियोग्राफर, केटरर, ये सबको वो लोग देखना चालू करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और उन्हें फाइनलाइज करते हैं। बट साइड बाय साइड जैसे जैसे डेट नजदीक आती है, वो अपने घर से इनवाइट्स भेजना चालू करते हैं, चाहे वो फिजिकल इनवाइट हो, चाहे वो व्हाट्सएप इनवाइट हो, वो PNG हो, वेबसाइट हो, या कोई भी XYZ टाइप का इनवाइट हो। उसके बाद में सारी कॉलिंग्स वगैरह होगी उनकी फैमिली से कि आपको हम आना है, इतने लोगों को आना है, एंड मोर थिंग्स, राइट? उसके बाद में वो गिफ्टिंग्स और हैम्पर के बारे में सोचेंगे कि आने के टाइम पे हम उनको क्या देंगे, जाने के टाइम पे क्या देंगे, सोविनियर अगर है तो क्या करेंगे। फिर वो अपने घर पे शॉपिंग चालू करेंगे, फिर ब्राइड एंड ग्रूम प्री वेडिंग के लिए जाएंगे, प्री इवेंट सेरेमनीज फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, हल्दी हो गई, आपकी मेहंदी हो गई, पुल पार्टी हो गई, एंड उसके बाद में आपकी वेडिंग आती है, तो वेडिंग के दिन का फिर सारा एग्जीक्यूशन होगा। तो ये इस तरह से पूरा का जो पूरा सिनेरियो होता है ना, वो ऐसा क्लाइंट आपके घर पे चल रहा होता है। और क्लाइंट के घर का अगर सिनेरियो, आपको यही पॉइंटर्स को और डिटेल में समझना है कि कैसे ये पूरा सिनेरियो वर्क करता है, डेट सेटिंग में कौन सी चीजें देखनी है, इनवाइट में कौन सी चीजें देखनी है, RSVP क्या होता है। सो नीचे ही एक लिंक है,
जिसके अंदर मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बना रखा है कि एज अ क्लाइंट आपको क्या करना चाहिए टू प्लान योर वेडिंग परफेक्टली। तो वो नीचे लिंक पे से वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है ये पूरा प्रोसेस समझने में, राइट। सो ताकि आप लोगों में से जिसको नहीं सुनना है तो हम लोग सीधा आगे बढ़ सकते हैं और वेडिंग प्लानर का रोल देख सकते हैं, और वेडिंग प्लानर एक इंडस्ट्री में क्या करता है और एक वेडिंग प्लानर इवेंट में क्या करता है, वो चीजों पे चलते हैं। सो बीइंग अ वेडिंग प्लानर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप खुद से पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, पूरा आउटसोर्स कर सकते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, या आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि एक वेडिंग को क्लोज से एग्जीक्यूट करने में कौन सी स्किल्स लगती है, राइट। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप शायद वो पर्टिकुलर स्किल के लिए काम करिए, पर्टिकुलर चीज के लिए काम करिए एज अ वेंडर, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक फोटो बूथ का बिजनेस है, सो आप हर कंपनीज को सिर्फ फोटो बूथ्स देते हैं, और जैसे जैसे उनके वेडिंग्स क्लोज होते हैं आप उनको फोटो बूथ्स रेंट करते हैं। सो उसके बाद में आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कि आप एक एंकर है, आप एक लाइव बैंड है, आप एक डीजे है, तो वो भी आप हो सकते हैं और काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। सो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं आपको काम करने के, बट द ओनली थिंग इज आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में चीजें कौन कौन सी होती है, कैसे वर्क करती है ये इंडस्ट्री, कैसे बैकएंड पे करियर बनाना है, कैसे क्लाइंट्स लाना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स लाने हैं, ये सारी चीजें, राइट। तो सिंपली हम लोग स्किल्स पे चलते हैं, और ये जो स्किल्स है जरूरी नहीं सिर्फ जॉब वालों को हो। अगर आप जॉब करेंगे तो ये इसमें से एक स्किल्स आपको लगेगी कोई ना कोई, बिकॉज डिपार्टमेंट ही वैसे है जिसके अंदर आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। और अगर आपका बिजनेस है तो आपको काफी सारे इसमें से 2-3 चीजें आपके साथ में आनी चाहिए, और आपको अगर बाकी की चीजें नहीं आती तो आपको कोई और लगेगा जो कि आपका पार्टनर बन के ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करेगा आपके लिए, राइट। सो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बिजनेस डेवलपमेंट, बिकॉज एग्जीक्यूशन चाहे आपको कितना भी अमेजिंग आता हो, जब तक आप क्लाइंट ला नहीं पाएंगे, जब तक आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाएंगे, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, सेल्स नहीं कर पाएंगे, आप एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपका नेटवर्किंग स्किल्स अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, प्रेजेंटेशन का स्किल्स अच्छा है, क्लाइंट क्लोजिंग का स्किल्स अच्छा है, और आपको बेसिक एग्जीक्यूशन का भी नॉलेज है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत अमेजिंग सेल्स की स्किल है, राइट। आपको सब कुछ, आप बहुत अमेजिंगली बात करते हो, आप क्लाइंट को क्लोज कर देते हो, कन्विंस, आप रिलेशन बना देते हो, बट आपने जो ऐसी चीजें बेच दी है जो अब एग्जीक्यूट करने में बहुत जान जाने वाली है, या बजट बढ़ने वाला है, या बहुत टफ है, या हो ही नहीं सकती, तो भी एक पंगा है। बड़ी बड़ी बातें होके हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारा नाम लॉन्ग टर्म में बिगड़ जाएगा। सो इसीलिए बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट में जाना है तो भी। उसके अलावा क्लाइंट सर्विसिंग, अब क्लाइंट सर्विसिंग जो होती है ना, बड़ी बड़े कंपनीज में एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्केटिंग करनी नहीं आती, लीड्स तक लाना नहीं आता है, बट उसके बाद का जो प्रोसेस है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते कि आप हमको लीड्स ला के दे दो, हम वो क्लाइंट से रिलेशन बना के रखेंगे, हम वो क्लाइंट से अच्छे से कम्युनिकेशन करके उनको पूरा क्लोजिंग करेंगे, अच्छे बजट पे लॉक करेंगे, तो आप क्लाइंट सर्विसिंग में आ सकते हो। तो क्लाइंट सर्विसिंग में बिजनेस डेवलपमेंट की तो सारी स्किल्स चाहिए ही, बट अगर आपको मार्केटिंग का नॉलेज कम है तो आप ये चीज कर सकते हैं। बट इस स्किल्स के लिए ना एक और चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी ये जो डिपार्टमेंट होता है बिजनेस डेवलपमेंट और क्लाइंट सर्विसिंग अलग होता है। बिजनेस डेवलपमेंट वाले लीड्स लाके देते हैं, क्लाइंट सर्विसिंग वाले क्लोजिंग करते हैं। अब क्लाइंट सर्विसिंग वाला जो पर्सन है ना वो एक बिजनेसमैन है अपने में ही एक कंपनी के लिए। वो कैसे? आप क्लाइंट से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहे हो, क्लाइंट आपको 10 चीजें बताएगा, अब वो 10 चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा बैकएंड पे। वहां पे आपको बाकी सारी टीम की हेल्प लगेगी, कोई आइडिएशन वाली टीम, कोई डिजाइनिंग वाली टीम, कोई प्रोडक्शन वाली टीम, जो आपको साथ साथ में बताएगा क्या ये चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती है, जो आपको कॉस्टिंग में हेल्प करेगा, जो वेन्यू पे जाके आपको साइजेस, मेजरमेंट, ये सब चीजें देगा, राइट। सो बीइंग अ क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन आपको सबके साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, आपको टीम को लेके चलना पड़ता है, आपको खुद में एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन होना पड़ता है, आपको पेशेंस चाहिए, ऑफकोर्स आपकी राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपकी मेल पे जाएगी, बहुत सारी व्हाट्सएप पे होगी, राइट। टीम कोऑर्डिनेशन, टीम लीडरशिप और मैनेजिंग रिलेशनशिप, ये सारी चीजें अगर आप में है तो आप क्लाइंट सर्विसिंग में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और यूजुअली जो क्लाइंट सर्विसिंग और बिजनेस डेवलपमेंट वाले जो पीपल होते हैं वो बहुत ज्यादा कमाते हैं, बिकॉज अगर आप देखो एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में सेल्स एक ही ऐसा फिगर होता है जहां से इनकम आती है, बाकी सारे एक्सपेंस कॉलम में आते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये साइड पे हो जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स ला के दे रहे हो, आपको पैसे अच्छे मिलने ही मिलने हैं। नेक्स्ट चीज,
ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन और प्रोडक्शन भी एक दो चीजें होती है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में। अगर आप एक छोटी स्केल की कंपनी में जा रहे हो तो प्रोडक्शन ऑपरेशन सब एक ही होता है, राइट। सो ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस के अंदर फर्क क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब ऑन डे ऑफ इवेंट आपने सपोज आपके क्लाइंट सर्विसिंग वाले बंदे ने बताया कि ये वाला जो स्टेज होगा ना हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे ये चीजें लगाएंगे। बीइंग अ प्रोडक्शन गाय आपका जो काम है उसको एग्जीक्यूट करना है। आपको आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन, आपको डिटेल्स में आ जाएगी कि ये वेन्यू है, ऐसा चीजें है, एंड यू यूजुअली गो फॉर मीटिंग्स विद द क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन ताकि आप भी पूरा लूप में रहो, राइट। सो आपका एज अ प्रोडक्शन पर्सन है एग्जीक्यूट करना, जो भी आइडिएशन हुआ है, जो भी प्लानिंग हुई है, सब कुछ, सबका जो एग्जीक्यूशन है, जो ड्रीम को रियलिटी में लाने का पिक्चर है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब प्रोडक्शन अगर ये है तो ऑपरेशंस क्या है? ऑन डे ऑफ इवेंट्स के पहले भी बहुत सारी चीजें होती है एक बड़े कंपनीज में। तो सपोज जो प्रोडक्शन वाले गाय है ना, वो ऑन डे ऑफ इवेंट पे काम करने के लिए बहुत अमेजिंग है, बट वो बैक एंड में ऑफिस में इतने अच्छे नहीं है। जैसे वेंडर्स ढूंढना, वेन्यूज पे जाना, रेकीज करना, मेजरमेंट्स लेना, या बैक एंड पे भी नई नई चीजें ढूंढना, वेंडर विजिट्स करना, वेंडर क्वालिटी चेक्स और ये सब। तो ये सब के लिए फिर ऑपरेशंस के गाय को रखा जाता है। अब यूजुअली मैं वापस से बताता हूँ, ये बड़ी कंपनीज में होता है जहां पे बहुत सारा काम होता है। अगर आप एक छोटी सी कंपनी में तो ये दोनों काम आपको ही करने पड़ते हैं। आप ही वेंडर्स ढूंढोगे, आप ही उनसे नेगोशिएट करोगे, अच्छे वेंडर्स ढूंढोगे, खराब वेंडर्स हटाओगे, एग्जीक्यूशन भी आप ही करोगे। तो अगर आपको ऑपरेशंस या प्रोडक्शन में काम करना है तो कुछ स्किल्स है जो आपको लगेंगे। सबसे पहला, आपका वेंडर बेस तगड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, 100% टेक्निकल स्किल्स आपकी होनी चाहिए, राइट। सो अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो और आपको भले साउंड के बारे में नहीं पता है बट सीखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले आता नहीं है बट सीखोगे नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। भले अभी आपको लाइट्स के बारे में नहीं पता है और आपको प्रोडक्शन में जाना है, बट ऑन डे ऑफ इवेंट जब आप जा रहे हो तो मेक श्योर आप ये सारी चीजें सीखे कि लाइट्स कैसे ऑपरेट होती है, कितने टाइप की लाइट्स, और ये सब भी हम देखेंगे आगे के कोर्स में। बट द थिंग इज, अभी हम जो कोर्स में देखेंगे उसको आपको रियल लाइफ में जाके एक्सपीरियंस करना है, एंड दैट इज व्हाट अ प्रोडक्शन गाइस। मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई नहीं भी बोल रहा है तो आप खुद से मार्केट विजिट कर रहे हो, आप वेंडर्स के गोडाउन पे जा रहे हो, आप देख रहे हो अलग अलग मटीरियल्स, यू आर इन कॉन्स्टेंट हंट, आप कॉस्ट नीचे लाने पे तुले हुए हो, राइट। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस, और जो स्किल्स लगती है, क्वालिटी कंट्रोल। बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन में हो और आपने एक काम कर दिया, एक काम करना बहुत आसान है, एक काम को अच्छे से करना, राइट। अब एक टेबल है, सपोज एक टेबल है, उसके ऊपर आपको एक कपड़ा मारना है। कपड़ा कोई भी मार सकता है, राइट। मैं अपने बाजू में जो हमारे यहाँ पे, सो अगर मैं एक छोटे से बच्चे को बोलूंगा ये कपड़ा इसके ऊपर लगाना है, वो भी लगा देगा। बट आपको ये काम क्यों दिया गया? बिकॉज वो कपड़े को किस तरह से लगाना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको किस तरह से नीटली कट करना है, कैसे उसकी फिनिशिंग लानी है, कहाँ पे टेपिंग देनी है, कहाँ से उसको साफ करवा के, क्लीन करवा के पहले से रखना है, वो सारी चीजें आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यही सारी डिटेलिंग में एक अच्छा प्रोडक्शन गाय में और एक ठीक ठाक प्रोडक्शन गाय का बीच का डिफरेंस होता है। उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट 100% आएगा बाबा। स्ट्रेस तो अगर इवेंट के बीच में आपका साउंड में हमिंग साउंड आएगा, क्लाइंट सर्विसिंग वाला और क्लाइंट दोनों आपके ऊपर आ जाएंगे, अरे यार ये क्या करो, ये क्या करो, एंड ये हसल होने वाली। सो बीइंग अ प्रोडक्शन का, बी रेडी फॉर इट। प्रॉब्लम्स हर इवेंट में कुछ ना कुछ अलग अलग तरह से आती है, अनटिल एंड अनलेस आप मास्टर नहीं करो। तो इनिशियल इवेंट में आप एकदम ऐसा नहीं सोच सकते कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, एंड बी रेडी फॉर इट। जब प्रॉब्लम आए कामली उसको सोच के सॉल्व करो। भले 10 लोग आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, 10 लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, बट ट्राई टू बी काम एंड उसका सोल्यूशन करो। एट द एंड सब कुछ सही हो जाएगा, राइट। तो चैलेंज मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट 100% करना है। नो टाइम एंड नो प्लेस रेस्ट्रिक्शंस। अब बीइंग अ प्रोडक्शन आप ये नहीं बोल सकते कि इवेंट इंडस्ट्री के आने के बाद मेरे को टाइमिंग का इशू है। अगर आप लड़की है या लड़के हैं, आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, आपको टाइम भी आपका कोई ऐसा फिक्स नहीं हो सकता है कि शाम को 7 बजे घर या 8 बजे का, रात के 2 भी बज सकते हैं। पूरी रात ऑफिस में भी निकल सकती है, पूरी रात वेन्यू पे भी निकल सकती है। अगर आपका ये प्रॉब्लम है टाइमिंग का, तो आप दूसरे कोई डिपार्टमेंट्स देखिए जहां पे ये चीजें नहीं आती। बट प्रोडक्शन और ऑपरेशन में ये चीज 110% आएगी, राइट। लव ऑन फील्ड वर्क। लव ऑन फील्ड वर्क इनिशियली तो बहुत मजा आता है कि यार आप स्टेज को देख रहे हो बनते हुए, ट्रस ऊपर चढ़ रहा है, लाइट्स हो रही है, बट जब वो धीरे 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 पुराना हो जाता है ना, धीरे 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 अंदर की आग भी ठंडी हो जाती है।
बट ये नहीं होने देना। अगर आपको प्रोडक्शन पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप 1 से 2 स्किल्स रखिए बैकअप में, ताकि आपके पास वैरायटी होगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको एक काम बोरिंग लग रहा है, आप दूसरे काम के अंदर भी इन्वॉल्व होकर दोनों काम कर सकते हैं, एंड यू कैन इंक्रीज योर स्किल्स, राइट। सो नाउ यू आर नोइंग कि कौन कौन सी स्किल्स लगती है, सो उसी के हिसाब से यू प्लान योर होल करियर। तो उसके साथ साथ में लव ऑन फील्ड वर्क, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारी, जैसे जैसे आप नई नई चीजें सीखोगे ना, आपका ऑन फील्ड के लिए वर्क के लिए प्यार बढ़ते जाएगा। तो हर वेदर में हो सकता है आपको काम करना पड़े, गर्मी में एकदम काम करना पड़े या एकदम ठंडी में काम करना पड़े, तो एक्सट्रीम्स हो सकता है ये वाला जो केस है, राइट। डीलिंग विथ वेंडर्स और बैकएंड में कंपनीज के साथ या क्लाइंट्स के साथ, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ती है। एंड द फाइनल स्किल दैट यू नीड इज जुगाड़। जुगाड़ एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन। तो अगर आपके अंदर जुगाड़ नहीं है, एंड मोमेंट पे कोई भी चीज हो सकती है, तो आपका जरूरी नहीं वो टाइम पे 100% जो काम करने वाला सोल्यूशन है वही काम करे। सो आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक एग्जांपल। व्हेन आई वाज डूइंग अ फ्रीलांसिंग इवेंट, तो मैं कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग इवेंट कर रहा था। दिस वाज बिफोर आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। सो वहां पे मुझे प्रोडक्शंस में काम दिया था कि आपको यहाँ पे बनाना है एक पिंक कलर का मंडप, राइट। अब पिंक कलर का मंडप हम लोगों को बनाना था, वो जो डेकोरेटर था वो आउटसोर्स किया हुआ था, दूसरा कोई डेकोरेटर था, वो ग्रीन कलर का कपड़ा ले आया। अब उसने मुझे बोला कि सर चलो ठीक है, अभी ग्रीन कलर का कपड़ा लाया तो ग्रीन से मंडप बना देते, पिंक कलर अब पॉसिबल ही नहीं है, मेरा गोडाउन 2 घंटे दूर है और सुबह हम लोगों के पास ऑलरेडी 4-5 घंटे बचे थे, सुबह के फेरे थे। मैं बोला नहीं, ये तो पूरी थीम ही बिगड़ जाएगी, तो कैसे करेंगे अब हम लोग। रात के 1:30 से 2 बजे थे, मुझे अभी भी याद है। कोई भी हम लोग डेकोरेटर को फोन लगा रहे थे, कोई उठ ही नहीं रहा था। गूगल पे हम लोग ने डायरेक्शन ढूंढा, एक गोडाउन पे हम लोग डायरेक्टली चले गए। वहां पे एक बंदा सोया हुआ था, हम लोग ने जोर जोर से दरवाजा नॉक किया। उसने भी रात को हम लोग बोला क्या इतना रात को हम लोग परेशान कर रहे हो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उससे पिंक कपड़ा लिया। आए, आधा घंटा हम लोगों को लेट हुआ, बट हम लोग ने जो डिजाइन थी एग्जैक्टली वही डिजाइन हम लोग ने बनाई। एंड दैट इज व्हाई आप लोगों को अपना दिमाग जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड रखना पड़ेगा, ना कि ऐसा प्रॉब्लम। अब उस टाइम पे मैं ये कर सकता था कि अरे ये तो आपने बराबर से इसको ब्रीफ नहीं दिया था, ये ग्रीन कपड़ा लेके आया ना, अभी मैं क्या करूं, मैं तो फ्रीलांसर हूं। बट नहीं, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एंड उसके बाद से कंपनी के साथ मेरे रिलेशंस इतने अच्छे हो गए दैट एवरी इवेंट दे यूज्ड टू हैव, आई यूज्ड टू गो देयर, राइट। सो उसी तरह से जुगाड़ वाली एक स्किल होनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज मर्चेंडाइजिंग। अब एक इवेंट में बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं। सो हर इवेंट के लिए जो परचेजिंग का जो पार्ट होता है, ये मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। कौन सी चीजें खरीदनी है, कौन सी चीजें नहीं खरीदनी है, कौन सी चीजें कहाँ से मंगानी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके मंगानी है, कौन सी चीजें बल्क में मंगानी है, कौन सी चीजें हमको रिटेल से खरीदनी है, कौन सी चीजें होलसेलर से खरीदनी है, कौन सी चीजें हमको वापस से स्टोर करके रखनी है जिसका स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा नहीं हो। तो ये सारा जो काम है वो मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट वाले करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो होता है क्रिएटिव हेड्स। अब क्रिएटिव हेड्स क्या होते हैं, जो भी चीजें ऑन इवेंट पे होगी। अब जब ये छोटी कंपनी है तो बीइंग अ क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आप ऐसा मत जाके बोलिए कोई कंपनी में, सर मैं तो क्रिएटिव में नहीं लिया, मैं तो क्लाइंट से, मैं सिर्फ क्लाइंट से डील करूंगा तो मैं आइडियाज नहीं सोचूंगा। तो ऐसा नहीं होता। जब एक अच्छी सी बड़ी कंपनी होती है उसके अंदर ये डिपार्टमेंट सेग्रीगेट होता है, बट जब एक छोटी कंपनी होती है तो क्लाइंट सर्विसिंग, क्रिएटिव, ये सब आप ही करते हो, और प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मर्चेंडाइजिंग सब एक ही बंदा या बंदी करती है। तो क्रिएटिव हेड्स का रोल क्या होता है। अब एक खाली जगह पे मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे पूरा इवेंट करना है, सो वो इजी बात नहीं है, राइट। आपको भी पता है कि वो इजी नहीं है ना। अगर सिर्फ आपको मैं इमेजिन करने बोलूं कि एक पूरा खाली जगह है, आपके वेन्यू, आपके घर, बिल्डिंग का एक ग्राउंड ले लीजिए अगर आपके बिल्डिंग के आसपास है, और वहां पे पूरी 2 दिन की शादी प्लान कर लीजिए। सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, दोपहर में क्या होगा। टफ है ना, कहाँ से सोचना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीजें नहीं करनी है। और उसमें भी वेडिंग एक ऐसी होती है कि हर किसी को एकदम अलग वेडिंग चाहिए, राइट। हमेशा, भले कोई भी बजट। दैट इज वेयर क्रिएटिव लोगों की काम आ जाती है। यहाँ पे आइडियाज सोचना, आइडियाज को प्रेजेंटेशन में डालना, स्टोरी बिल्डअप करना, राइट। वो लोगों की रिसर्च स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमेशा जरूरी नहीं हम नया आइडिया ढूंढें, हमें मार्केट से अपडेटेड भी रहना होता है कि मार्केट में एक्चुअली कौन से अच्छे आइडियाज हो रहे हैं, क्या हमें उनसे रेफरेंस लेके कुछ अलग कर सकते हैं जो हमारे क्लाइंट ने नहीं देखा हो। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टेइंग अपडेटेड, स्टोरी, इमेजिनेशन, क्रिएटिव, क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच अगर आपकी हैबिट है, तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है। नेक्स्ट, कंटेंट राइटर। एक इनवाइट या एक वेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लिखनी पड़ती है।
राइट। तो चाहे वो थीम का नाम हो, चाहे वो इनवाइट का कंटेंट हो, चाहे वो स्टैंडी फ्लैग्स, ये कोई भी चीज का कंटेंट हो, वो कंटेंट राइटर लिखता है। चाहे वो स्टेज पे एंकर क्या बोलेगा, चाहे वो एक आर्टिस्ट स्टेज पे क्या करेगा, और वो स्टेज का पूरा फ्लो, ये सब जो है ना उसको थीमेटिक वे में सेट करने के लिए वी नीड अ कंटेंट राइटर। उसके अलावा हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इवेंट के अंदर एक जान डालने का काम करते हैं, वो है क्रिएटिव डिजाइनर्स। तो डिजाइनर्स दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। 2D डिजाइनर होते हैं, 3D डिजाइनर होते हैं, और उसके अलावा वीडियो एडिटर्स होते हैं। तो ये तीन लोग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए, क्योंकि एक चीज हो सकती है सिंपल, हम मार्केट से लाया, लगा दिया। नेक्स्ट होती है कस्टमाइज, और हर चीज को जब हम कस्टमाइज करते हैं ना, तो वो डिटेलिंग और वो जो मजेदार लगती है वो चीज के बारे में आपको बोल नहीं सकता। तो क्रिएटिव डिजाइनर्स जो है ना वो ये काम करते हैं, चाहे वो लोगो डिजाइन हो, चाहे वो फ्लेक्स डिजाइन हो, चाहे वो कोई भी टाइप की डिजाइनिंग हो, वो पेपर पे डिजाइनिंग हो, वो बड़ी डिजाइन हो, छोटी डिजाइन हो, वो चीज को कस्टमाइज करना हो, डिजाइनर्स हमारे लिए वो काम करते हैं। उसी के अलावा वो हमारे लिए 3D वाले डिजाइन भी बनाते हैं। अब 3D डिजाइन और 2D डिजाइन में क्या फर्क है? सो अगर मैं ये स्क्रीन को फ्रीज कर, तो ये एक 2D डिजाइन है। अगर आप मेरे को इस तरह से रोटेट पूरा सब कुछ ऐसे प्रॉपर्ली देख सको, तो वो एक 3D मॉडल है, राइट। अब मैं एक इंसान हूं तो मैं ऑफकोर्स 3D, बट ये आपको एक वेग तरीके से आइडिया देने के लिए। तो इमेजिन करो एक स्टेज का पिक्चर है, मैंने क्लाइंट को दिखा दिया, बट क्लाइंट को समझ में नहीं आया, बट वही स्टेज में पूरा उनको राउंड मार के घुमा के पूरा दिखा रहा हूँ कि ऊपर से ऐसा है, ये हाइट है, ये स्टेज है, ऐसा। तो विजुअल वॉक थ्रू जब मैं दे रहा हूँ, वो 3D डिजाइन्स होती है। तो 3D डिजाइन से क्लाइंट को, अगर आपने कोई एक ऐसा आइडिया बनाया है जो कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, जो आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो क्लाइंट को समझाने के लिए हमको 3D डिजाइन बनाने पड़ते हैं। 2D डिजाइनर्स, 3D डिजाइनर्स, और उसके बाद होते हैं वीडियोग्राफर्स। तो कभी हम लोगों को रेफरेंस वीडियोस बनाने हैं, शॉर्ट्स बनाने हैं, 1 मिनट टीजर्स, 2 मिनट टीजर्स, तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे डिजाइनर्स करते हैं। उसके अलावा होते हैं आपके आर्टिस्ट मैनेजर्स। अब आर्टिस्ट मैनेजर्स कौन होते हैं? आपके एक इवेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, कुछ छोटे आर्टिस्ट होते हैं, कुछ बड़े आर्टिस्ट होते हैं। उसके अलावा आपके कोई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट होते हैं, कोई नॉर्मल आर्टिस्ट होते हैं। तो आर्टिस्ट को भी मैनेज करने के लिए कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ उनसे डील करते हैं, और आर्टिस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो सपोज एक सिंगर है, राइट। सो एग्जाम्पल लेते हैं गुरदीप मेहंदी। सो आपने गुरदीप मेहंदी को बुक किया है, गुरदीप मेहंदी एक XYZ प्राइस लेता है, उसके पीछे उसकी आ जाती है एक बड़ी सी टेक्निकल राइटर कि मुझे इस टाइप का रूम चाहिए, मुझे इस टाइप की कार चाहिए, मुझे ये बजे इतने बजे इतना खाना चाहिए, इतने बजे ये खाना चाहिए, मेरी टीम इस तरह से आएगी, मेरी टीम इस तरह से रहेगी, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे इस टाइप का साउंड चाहिए। तो ये सब उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, और ये छोटी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। सो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग सिंपली एक जन को रखते हैं जो होता है आर्टिस्ट मैनेजमेंट मैनेजर, जो सारी ये चीजों पे ध्यान देता है, और वो ये ध्यान देता है कि आर्टिस्ट भी कंफर्टेबली पूरा इवेंट करे। बिकॉज अगर आर्टिस्ट अच्छे से इवेंट नहीं करेगा, आर्टिस्ट खुश नहीं रहेगा, तो वो अच्छे से इवेंट नहीं कर पाएगा। एंड एट द सेम टाइम वो बैक एंड पे हमारे से भी कोऑर्डिनेट करता है और आर्टिस्ट से भी कोऑर्डिनेट करता है। उसके अलावा आपका फाइनेंस और HR का डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता है एक इवेंट पे कितने सारे पैसों का आगे पीछे, ये वो वेंडर्स को देना, क्लाइंट से लेना, ये सारी चीजें होती है। तो फाइनेंस भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट से कब कितने पैसे लेने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कैसे वेंडर्स को देना है, कैसे बिलिंग्स करनी है, ये सारी चीजें। एंड उसके अलावा HR, बिकॉज मैन पावर जो है वो इस इंडस्ट्री का एक हार्ट है। अगर अच्छे लोग नहीं है आपके पास इवेंट करने के लिए, तो आप अच्छे से इवेंट कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास लोगों का सपोर्ट स्ट्रांग है ना, तो आप इवेंट भले कोई भी लेवल का आ जाए, आप वो इवेंट अच्छे से कर पाएंगे। एंड लास्ट मैंने आप लोगों को बताया वेंडर्स। अब वेंडर्स के अंदर सारे वेंडर्स आ गए, आपके केटरर, डेकोरेटर, फोटोग्राफर्स और ये सारी चीजें, राइट। तो वेंडर्स को हम धीरे धीरे आगे वापस से देखने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को इंडस्ट्री का पूरा एक व्यू और विजुअल्स मिल गया होगा कि कौन से टाइप के काम होते हैं, क्या रोल्स होता है बीइंग अ वेडिंग प्लानर, क्लाइंट के घर पे क्या सिनेरियो होता है, कि एक वेडिंग को लेके कैसी चीजें होती है एक्साइटमेंट के अलावा, राइट। बैक एंड सीन आपको समझ में आया होगा, कौन से स्किल्स आपको लगते हैं और कौन से स्किल्स आप में ऑलरेडी है, और आपको ऑलरेडी दिमाग में स्टार्ट हो गया कि हाँ ये डिपार्टमेंट मेरे लिए, मैं इसी के लिए बना हूं या बनी, राइट। सो आई होप आपको ये फीलिंग आई होगी अभी
और यही मेरा मोटिव था कि आपको ये चीजें समझ में आए कि क्या ये इंडस्ट्री है और कैसे ये ऑपरेट करती है, ताकि अभी से हम लोग जो भी चीजें करेंगे, जो एक फ्लो पकड़ेंगे हम एक वेडिंग को स्टार्ट से लेके प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक का, वो आपको और इंटरेस्टिंग लगे और जो आपकी ऑलरेडी स्किल्स है आप उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करके उसको टॉप क्लास बना दे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इवेंट प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट, जो कि है आइडिएशंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग। बट उसके लिए मैं आपको बोलूंगा एकदम शांत सी जगह पे टाइम लेके नोटबुक और पेन हाथ में लेके बैठना, बिकॉज बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, दिमाग चलेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगी वो वीडियो में, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।